नमस्ते दोस्तों। इसके पहले हमने बात की थी प्रेशर वेसल्स के बारे में और वहां पे प्रेशर वेसल में हमने बात की थी कि इंडस्ट्रीज में नॉर्मली फायर्ड प्रेशर वेसल और अनफायर्ड प्रेशर वेसल ये यूज होते हैं। फायर्ड प्रेशर वेसल्स में नॉर्मली बॉयलर्स या उसके रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स आते हैं और उसके लिए आईबीआर एक्ट 1923 या फिर जो आईबीआर रूल 1950 या फिर उसके अलग अलग जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं वो वहां पर एप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा जो अनफायर्ड प्रेशर वेसल है उसके लिए नॉर्मली हम एसएमपीवी रूल यूज करते हैं, आईएस 2825 कोड यूज करते हैं। और अगर स्टेट रूल की बात करेंगे तो जैसे अभी हमने यहाँ पर एज ए सैंपल महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 हम यूज करते हैं, फॉलो करते हैं। तो महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 में रूल नंबर 65 है जहां पर उन्होंने जो प्रेशर वेसल्स है उसके रिलेटेड जानकारी दी है। तो वहां पर आपको सेफ्टी मेजर्स क्या क्या वहां पर रखने चाहिए, तो ये प्रेशर प्लांट के लिए भी है और प्रेशर वेसल्स के लिए भी। तो जहां पर अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर प्रेशर होता है प्रेशर वेसल में या प्रेशर प्लांट में, तो इसके लिए सेफ्टी मेजर्स आपको क्या क्या लेने चाहिए, इसके लिए ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस बताएं। तो यहाँ पर ये गाइडलाइन है कि अगर फर्स्ट रूल देखेंगे तो यहाँ पर कॉम्पिटेंट पर्सन, मार्कर, मेकर या फिर प्रेशर प्लांट्स या फिर जो प्रेशर वेसल्स है उसके रिलेटेड यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन दी। तो यहाँ पर जैसे कॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि ये पर्टिकुलर प्रेशर वेसल में जो कॉम्पिटेंट पर्सन है जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस या फिर जो ट्रेनिंग या फिर जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स उसकी जानकारी है और उसके रिलेटेड आपको लेटेस्ट क्या क्या टेस्ट करने चाहिए किस वेसल्स के लिए उसकी जानकारी है, ऐसा पर्सन जो होगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन होगा ये प्रेशर वेसल के लिए। उसके अलावा जो हमने मैन्युफैक्चरिंग की बात की तो प्रेशर प्लांट या प्रेशर वेसल अगर आपको मैन्युफैक्चर करने हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको हम कहते हैं मेकर। उसके अलावा जो प्रेशर प्लांट्स है यानी कि ये प्रेशर वेसल अलोंग विद द पाइपिंग्स और फिटिंग्स हैं। तो यहाँ पर पाइपिंग्स और फिटिंग्स जो है यानी कि ये जो प्रेशर प्लांट्स वेसल के साथ आते हैं, तो वेसल के अलावा वहां पे पाइप कनेक्टेड है, वॉल्स कनेक्टेड है या फिर अलग अलग फिटिंग्स कनेक्टेड होती है, फ्लेंजेस कनेक्टेड होते हैं। तो ये सभी अगर फिटिंग्स प्रेशर वेसल के साथ अगर आती है तो उसको हम कहते हैं प्रेशर प्लांट्स। और प्रेशर वेसल यानी कि प्योरली जो हम वेसल यूटिलाइज कर रहे हैं जिसमें अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसमें लिक्विड या गैसेस हम यूटिलाइज करते हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रेशर वेसल। तो ये एमएफआर 1963 रूल नंबर 65 में सब रूल जो 1 है उसमें प्योरली पहले डेफिनेशन दी है एबीसीडी फॉर्म में। फिर उसमें सेकंड सब रूल है 65 के अंडर, वो यहाँ पर बात करता है कि अगर फैक्ट्री में आप प्रेशर प्लांट या प्रेशर वेसल यूज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली डिजाइन करना चाहिए साउंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के साथ। उसके अलावा उसका कंस्ट्रक्शन साउंड होना चाहिए, उसमें जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका आपको स्ट्रेंथ चेक करना है, एडिक्वेट स्ट्रेंथ के साथ ये आपको यहाँ पर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करना है। तो यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट नहीं रहना चाहिए, ये यहाँ पर 2B में गाइडलाइन दी गई है। उसके अलावा आपको इसको रेगुलरली मेंटेन करना है, सेफ वर्किंग कंडीशंस में आपको उसको मेंटेन करना है। और इसके साथ यहाँ पर एमएफआर में भी ये क्लियरली बताया है कि आपको इंडियन स्टैंडर्ड या फिर ऐसे कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो भी कंट्रीज के होंगे मैन्युफैक्चरिंग के गाइडलाइंस होंगे वो भी आपको यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए। इसीलिए हमने जो बात की थी आईएस 2823, तो ये आईएस गाइडलाइन जो है वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं जैसे कि डिजाइन स्टेज होगी, कंस्ट्रक्शन स्टेज होगी, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज होगी या फिर उसमें जो मार्किंग सिस्टम्स होते हैं या फिर टेस्टिंग होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, तो ये अलग अलग गाइडलाइंस के लिए भी आप यहाँ पर आईएस गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, ये भी यहाँ पर 65(2)(c) में कहा गया है। उसके अलावा 65(3) जो है उसमें भी सब रूल फर्स्ट है, वहां पर क्लियरली मेंशन किया है। तो जो भी प्रेशर वेसल या प्रेशर प्लांट आप यूज कर रहे हैं तो उसकी फिटिंग के बारे में यहाँ पर अभी गाइडलाइन बताई है। तो फिटिंग में आपको यहाँ पर सुटेबल सेफ्टी वॉल यूज करना चाहिए जो
एक इफेक्टिव डिवाइस हो सकता है या फिर उसके इक्विवेलेंट इफेक्टिव डिवाइस आपको यूज करना है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम सेफ वर्किंग जो प्रेशर होता है उसको इंश्योर करने के लिए अगर एक्सीड कर जाता है प्रेशर वेसल आपका या प्रेशर प्लांट, तो वहां पर ये सेफ्टी वॉल आपको बचा सकता है। उसके अलावा आपको प्रेशर गेज यहाँ पर इंस्टॉल करना है, जो एक पर्टिकुलर डायल रेंज में बात की है, जैसे कि हमने भी बात की थी आई स्टैंडर्ड के हिसाब से कि ये जो डायल रेंज होती है प्रेशर गेज की, तो ये 1.5 टाइम्स यहाँ पर एक्सीड हो जाती है जो भी मैक्सिमम सेफ वर्किंग प्रेशर होगा। तो ये मिनिमम 1.5 टाइम्स के हिसाब से यहाँ पर उसकी डिजाइन रेंज यहाँ पर हो सकती है। तो ये अगर 1.5 टू 2 टाइम्स के हिसाब से अगर आप इसको डिजाइन करेंगे तो इसका एक फायदा होता है कि जो ऑपरेटर को नॉर्मली जो सेंटर में देखने की आदत होती है कोई भी प्रेशर गेज या डिवाइसेस में, तो ये इजीली विजिबल होगा कि ये सेंटर में इसका जो नीडल है, ये सुई है, ये सेंटर में दिखाई देती है। इसका रीजन ही यही है कि प्रेशर गेज को ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि उसका मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर से 1.5 टू 2 टाइम्स यहाँ पर उसका रेंज होता है। तो जैसे ही कोई भी ऑपरेटर ने अगर देख लिया, अगर सुई अगर सेंटर में दिखाई देती है, इसका मतलब है जो वर्किंग प्रेशर है उस पे ही वो काम कर रहा है। अगर सुई नीचे हो जाती है लेफ्ट या राइट साइड में, तो उसमें बहुत कम प्रेशर है या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये आपको इजीली दिखाई देता है। कुछ यहाँ पर स्टॉप वॉल भी आपको यूज करने होते हैं, तो अगर प्रेशर सिस्टम जो प्रेशर सोर्स होता है उसको स्टॉप करने के लिए आप स्टॉप वॉल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर है कुछ सुटेबल निपल और ग्लोब वॉल यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो जहां पर आपको प्रेशर का एक्यूरेसी चेक करना है, उसको रेगुलेट करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर निपल एंड ग्लोब वॉल अरेंजमेंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलरली मेंटेनेंस करना है, रिपेयरिंग करना है, तो उसमें आपको यहाँ पर ड्रेन कॉक यूज करना होगा। तो ये ड्रेन कॉक या कोई वॉल या फिर प्लग आपको यहाँ पर यूज करना है, लोवेस्ट जो साइड में आपको यूटिलाइज करना है, और वहां से आप जो भी लिक्विड होगा या फिर फ्लूइड होगा वो ड्रेन ऑफ कर सकते हैं। तो उसमें से आपको 100% जब वेसल में से निकाल लेना है तो आप ड्रेन कॉक यूज करना है। फिर इसमें से 3-2 में जो प्रेशर गेजेस होंगी या स्टॉप वॉल होंगी या फिर निपल्स और ग्लोबल वॉल अरेंजमेंट होगी, तो ये सब जो माउंटिंग है, तो इसके एक पर्टिकुलर हाइट भी यहाँ पर गाइडलाइन दी है। तो यहाँ पर ये हाइट नॉट मोर देन 1.5 मीटर्स बताइए। तो जो भी वर्किंग लेवल होगी तो वहां पर वो वर्किंग लेवल से 1.5 मीटर के नीचे ही हाइट में ये होने चाहिए। तो इसके लिए आपको ये सिंपल है कि ऑपरेटर को भी यहाँ पर आपको प्रेशर गेज या जो भी वॉल से ऑपरेट करने के लिए, तो वो उतने डिस्टेंस में ही होने चाहिए कि वो इजीली देख सके और इजीली ऑपरेट कर सके। उसके अलावा यहाँ पर प्रेशर प्लांट या प्रेशर वेसल का जो कंस्ट्रक्शन है, वो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बारे में गाइडलाइन दी है कि जो भी मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर होता है उसका आपको ध्यान देना है, और उसी हिसाब से जो भी पाइप कनेक्शंस होते हैं या फिर जो अदर फिटिंग्स यहाँ पर आप वॉल यूज कर रहे हैं या फिर प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल यूज कर रहे हैं या फिर ऑटोमेटिक कोई डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि उसी प्रेशर के हिसाब से आप ये सभी माउंटिंग्स या फिटिंग्स का भी यहाँ पर असेंबली करना है, उसी हिसाब से उसका टेस्टिंग करना है और उसके बाद में ही उसको ज्वाइन करना है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप जैकेटेड वेसल यूज कर रहे हैं और वहां पे अगर हीट ट्रांसमिट हो रही है, तो चाहे वो स्टीम एज ए हीटिंग मीडिया हो या फिर और कोई हीटिंग मीडिया वहां पर हो सकता है, तो वहां पर भी आपको वेसल में प्रेशर कितना है वो भी चेक करना होगा, और फिर वो प्रेशर को भी कंट्रोल करने के लिए आपको स्टीम मीडिया को भी कंट्रोल करना होगा। तो जो भी सेफ वर्किंग प्रेशर है उसका भी आपको यहाँ पर वेसल में ध्यान देना होगा। उसके अलावा जो प्रेशर वेसल है तो उसका फेल्योर होने के चांसेस क्या है, और वो फेल्योर नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल यूज करना या फिर कंट्रोल वॉल यूज करना जरूरी होगा। तो वहां पर जरूरत पड़ने पर एडिशनल सेफ्टी वॉल भी आप यहाँ पर कैपेसिटी के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एडिशनल सेफ्टी वॉल भी यहाँ पर यूज करना है। भले ही आप स्टीम यूज कर रहे हैं, वेपर यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपको ये डिसीजन लेना होगा। फिर यहाँ पे आपको जो भी गाइडलाइन बताई है कि आपको सेफ्टी वॉल के लिए, प्रेशर गेजेस के लिए, स्टॉप वॉल के लिए, तो ये सभी माउंटिंग्स और जो भी फिटिंग्स हैं ये सभी को
जो मेन वर्किंग प्रेशर है उसके हिसाब से ही डिजाइन करना होगा, उसी हिसाब से उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज करना होगा और उसके रिलेटेड बाद में आपको टेस्टिंग भी करनी होगी। तो प्रेशर ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसलिए ये सभी जो वेसल्स के पार्ट्स है या फिटिंग्स है या माउंटिंग्स है इसके को भी आपको ध्यान देना होगा। फिर उसमें सब रूल जो 4 है उसमें बात की गई है कि आपको ये प्रेशर प्लांट या वेसल्स का एग्जामिनेशन कब कर रहा है। तो हमने कॉम्पिटेंट पर्सन की बात की थी कि जो क्वालिफाइड पर्सन है, एक्सपीरियंस होल्डर है, जिसको ये प्रेशर वेसल या प्रेशर प्लांट्स के बारे में ट्रेनिंग दी गई है और उसको जो मैक्सिमम सेफ्टी वर्किंग प्रेशर्स या डिजाइन प्रेशर्स या जो वॉल्स या फिटिंग्स है उसके बारे में जानकारी होती है। तो उसने कब करना चाहिए? तो अगर आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो 6 महीने में कम से कम एक बार आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करना चाहिए। उसके बाद अगर आप इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो कम से कम 12 महीने में से एक बार आपको ये इंटरनल एग्जामिनेशन करना है। अगर आप हाइड्रोलिक टेस्टिंग करना चाहते हैं तो 4 साल में से कम एक बार आपको हाइड्रोलिक टेस्टिंग करनी है। तो ये MFR 1963 रूल नंबर 65 सब रूल 4 में ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन ये क्लियरली बताई है। उसके अलावा सब रूल 5 जो है वहां पर साइजिंग ऑफ सिलेंडर की बात यहाँ पर क्लियरली बताई। तो स्पेशली अगर हम 63 के बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कॉपर शीट्स यूज होती थी या फिर और कोई नॉन फेरस मेटल्स यूज होते थे और वहां पर उनको फिर चेक करना होता था कि इसका साइज क्या होना चाहिए सिलेंडर का, उसका एग्जामिनेशन कॉम्पिटेंट पर्सन थ्रू करना होता है, उसकी थिकनेस कंटिन्यू बेसिस पे चेक करनी होती है, ये कितने साल के लिए यूज किया है, कितने वर्किंग प्रेशर के लिए यूटिलाइज होता है, ये यूज आपको चेक करना होता है। और फिर उसके बाद में फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसका जो वर्किंग प्रेशर इनिशियली था लेकिन आज के डेट में इसकी थिकनेस रिड्यूस हो चुकी है या फिर ये कुछ लाइफ तक इसका यूटिलाइजेशन हो चुका है, तो इसका जो परसेंटेज है वर्किंग प्रेशर वो हम मिनिमाइज करेंगे। तो ये सब डिसीजन जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सन बताएगा मैनेजर को। तो ये मैनेजर, कॉम्पिटेंट पर्सन या चीफ इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पर अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। तो सिलेंडर का एज क्या है, उसका थिकनेस क्या है और किस वर्किंग प्रेशर पे वो काम क्या कर रहा है, तो ये सब मेन पैरामीटर के लिए यहाँ पर ये गाइडलाइन अलग अलग बताई, उसके बेसिस पे आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। फिर 5 में ही बी जो है वो है थिकनेस ओरिएंटेड। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि सिलेंडर का साइज क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका एज क्या है, उसके साथ में आपको कम से कम 2 साल में से एक बार उसकी थिकनेस मेजर करनी होगी, क्योंकि थिकनेस के बेसिस पे आपको जो वर्किंग प्रेशर है, डिजाइन प्रेशर है, वो कैलकुलेशंस करने होंगे और उसके बेसिस पे ही आपको जो सर्टिफिकेट है उस पर क्लियरली मेंशन करना होगा कि इस डेट के बाद इस डेट तक अभी आपको ये प्रेशर पे ही इसको चलाना है। तो ये कॉम्पिटेंट पर्सन आपको बताए। जैसे अभी हमने इसके पहले के सेशन में बात की थी कि जब हम डिजाइन करते हैं कोई भी वेसल तो वहां पे थिकनेस सबसे इंपॉर्टेंट वेसल डिजाइन का पैरामीटर है और थिकनेस के फॉर्मूला में अगर हम देखेंगे तो उसमें प्रेशर पैरामीटर भी है, वहां पर जो स्ट्रेसेस पैरामीटर भी है, वहां पर उसकी जो इफिशियंसी है वो भी पैरामीटर्स है और कुछ कांस्टेंट फैक्टर्स भी वहां पर अवेलेबल है। तो इसीलिए सब इंटरकनेक्टेड पैरामीटर्स है, इसीलिए आपको थिकनेस यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है 2 साल में से कम एक मिनिमम थिकनेस आपको यहाँ पर चेक करनी होगी और उसके बेसिस पे बाकी पैरामीटर्स आपको कैलकुलेट करने होंगे। तो ये अगर आप साइजिंग सिलेंडर देखेंगे तो ये अगर 5 साल के पहले अगर आपने ये नहीं किया है तो यहाँ पर ये जो प्रेशर वेसल है ये आइसोलेट कर देना चाहिए। अगर 5 साल के बाद भी उसका अगर यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो उसके अगर जो हाइड्रोलिक टेस्ट या न्यूमेटिक टेस्ट या कंबाइंड टेस्ट भी अच्छी तरह से रिजल्ट दे रही है, उसके अगर थिकनेस भी अच्छी तरह से मेंटेन है, उसका जो मेंटेनेंस रेगुलर करना चाहिए वो भी अगर अच्छा है, तो कॉम्पिटेंट पर्सन डिसाइड करेगा कि इसको रेगुलरली यूज करना है या नहीं करना है। तो इसमें ये जो एग्जामिनेशन है तो उसमें ये 3 मेथड है अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर एक सेम प्रोपोर्शन में सेफ वर्किंग प्रेशर, यहाँ पर आप मिनिमम थिकनेस के बेसिस पे मटेरियल के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिसाइड कर सकते हैं कैलकुलेशंस
मिनिमम थिकनेस का जो एक्चुअल मेजरमेंट करके कर सकते हैं। जैसे हमने पहले मेथड में देखा था कि जो शेल का मटेरियल होता है या फिर जो एज या टाइम कितना हो चुका है उसके बेसिस पे। ये दूसरा जो है ये एक्चुअली मेजरमेंट करके भी आप उसमें से जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो भी मेजर कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप वर्किंग स्ट्रेसेस या वर्किंग जो प्रेशर है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड मेथड में आपको यहाँ पर जो ओरिजिनल वर्किंग प्रेशर होता है उससे 4% से कम करना है प्रेशर को, और फिर वो प्रेशर पे आपको बताना है कि आपके जो नेक्स्ट 5 साल है वहां पर आप ये रिडक्शन ऑफ 4% के बेसिस पे ही वर्किंग प्रेशर मेंटेन करके आप ये काम कर सकते हैं। या फिर जो अगर सभी मेंटेन पार्ट है, मेंटेन यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह भी अच्छी है, और अगर कॉम्पिटेंट पर्सन को लगता है कि ये कंटिन्यू सेम प्रेशर के लिए सेम वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पे 25 इयर्स तक ये यूटिलाइज हो सकता है, तो वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, अलग अलग मेथड, अलग अलग मेजरमेंट के बेसिस पे कॉम्पिटेंट पर्सन, मैनेजर या चीफ इंस्पेक्टर जो है वो आपको डिसीजन दे सकता है। उसके अलावा जो चीफ इंस्पेक्टर की बात हमने कही थी, तो ये अगर ये 25 ईयर्स तक या फिर उससे बियॉन्ड अगर आपको यहाँ पर एक्सटेंशन देना है तो उसके लिए आपको अलग अलग डिटेल चेक करनी होगी। अगर ये सेटिस्फैक्शन मिलता है उसके बाद में ही आपको ये परमिशन देनी होगी। फिर जो है मैक्सिमम सेफ वर्किंग प्रेशर, जो लास्ट एग्जामिनेशन कब हुआ है तो ये आपको क्लियरली प्रेशर वेसल पे मार्किंग करना होगा कि इसके पहले हमारा जो प्रेशर वेसल का एग्जामिनेशन है वो कब हुआ है, और फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन कब है ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर आपको जजमेंट वहां पे आ सकता है कि आपको वर्किंग प्रेशर आपको चेक कब करना है। उसके अलावा जो प्रेशर वेसल्स के जो अलग अलग आइसोलेशंस के कुछ या आइडल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ प्रेशर वेसल्स आपको आइसोलेशन में रखना पड़ता है, कुछ प्रेशर वेसल्स आइडल रखना पड़ता है, या फिर जैसे अभी हमने कोरोना पीरियड में भी देखा था कि कुछ इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन स्टॉप हो चुके थे या फिर डिमांड बहुत कम हो चुकी थी, उसकी वजह से भी प्रोडक्शन बंद हो चुका था। तो ऐसे अगर कोई सिचुएशन आती है जिसकी वजह से अगर ये प्रेशर वेसल आइडल कंडीशन में चला जाता है या फिर कि उसका यूज होता नहीं है, तो अगर ये कंडीशन 6 महीने तक अगर ऐसी चलती है तो उसके बाद में आपको वहां पर टेस्टिंग करना जरूरी है, एग्जामिनेशन करना जरूरी है। अगर वहां पे कोई रिपेयर बनता है या फिर कोई अल्टरेशन आपको करना है, कोई मेंटेनेंस करना है, उसके बाद में ही फिर एग्जामिनेशन करना है, और फिर उसके बाद में टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ही कॉम्पिटेंट पर्सन आपको बताएगा कि इसको आप कंटिन्यू आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने कोरोना पीरियड में भी कुछ इंसिडेंट देखे हैं कि 1 साल या 1.5 साल के बाद उन्होंने इंडस्ट्री स्टार्ट की या फिर कुछ महीनों के बाद स्टार्ट की और वहां पे एक्सीडेंट हो चुका है। तो ये सबसे मेन रीजन है, ये 1963 में ही बताया है कि अगर आप पहले ये जो प्रेशर वेसल आप यूज कर रहे हैं ये आइडल कंडीशन में है, तो आप अभी यहाँ पर जजमेंट नहीं लगा सकते कि ये 6 महीने में अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी या मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स की वजह से यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ चुका है। तो इसके लिए आपको टेस्टिंग करना जरूरी है, एग्जामिनेशन करना जरूरी है, और ये सब सेटिस्फैक्टरी जब होता है तभी आपको ये यूज करना चाहिए। अगर आप ये यूज नहीं करते या फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी वजह से एक्सीडेंट की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कोई भी प्रेशर वेसल या प्रेशर प्लांट जो है अगर वो फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम सेफ वर्किंग प्रेशर और उसकी जो टेस्टिंग एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, और ये सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होता है कि आपको ये प्रेशर वेसल किस वर्किंग प्रेशर पे चलाना है, और आपको बाद में फिर टेस्टिंग कब करना है, एग्जामिनेशन कब करना है, और इसको कॉम्पिटेंट पर्सन कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एग्जामिनेशन जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा और उसके बाद में ही सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद में ही आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एग्जामिनेशन के दौरान अगर कोई डाउट यहाँ पे आता है, प्रेशर रिलेटेड डाउट आता है, या फिर उसके जो सेफ वर्किंग जो सेफ्टी डिवाइसेस है उसके रिलेटेड डाउट आता है, या फिर उसमें अगर आपको लगता है कि ये ऑब्जर्वेशंस में मैंने देखा है कि यहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स है, जैसे कि अगर यहाँ पे थिकनेस
जो बताई है उससे थिकनेस कम है, या फिर जो हमने सपोर्ट्स बताए हैं, या फिर फिटिंग्स बताई है, पाइपिंग सिस्टम्स बताई है, वॉल्स बताई है, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है तो यहाँ पर आपका जो प्रेशर वेसल का वर्किंग है वो आप स्टॉप कर सकते हैं, और री एग्जामिनेशन री टेस्टिंग करने के बाद अगर वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आता है तभी आप परमिशन दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं चलाना चाहिए, तो कॉम्पिटेंट पर्सन आपको बताएगा कि ये जो पहले आपको सर्टिफिकेट मिला था ये अभी कैंसिल हो चुका है, और अभी आपको नए तरीके से फिर से जो एग्जामिनेशन टेस्टिंग है वो करनी होगी, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आपको ये प्रेशर वेसल यूज करना है। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग सजेशंस या कंडीशंस दी जाती है। एग्जामिनेशंस के कुछ प्रोसेस है, टेस्टिंग के कुछ प्रोसेस है, और उसके बाद ही आपको ये फर्स्ट टाइम जो हम प्रेशर वेसल की बात कर रहे हैं वो आपको यूटिलाइज करना चाहिए। उसके बाद है रूल नंबर 7, जो मैनेजर को ये अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करने, जैसे अभी हमने बात की अलग अलग प्रोसीजर्स की, अलग अलग टेस्टिंग एग्जामिनेशन की, अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स की कॉम्पिटेंट पर्सन या इंस्पेक्टर थ्रू, ये सभी बातें आपको यहाँ पे मेंटेन करना है रजिस्टर में। तो जैसे कि नेम एंड मेक ऑफ द प्रेशर प्लांट, तो ये मैन्युफैक्चरर या मेकर कौन है प्रेशर वेसल या प्रेशर प्लांट का, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क, उसका डेट ऑफ टेकिंग इनटू यूज, आपने फर्स्ट टाइम कब यूज करना स्टार्ट किया है, या फिर उसका रेफरेंस नंबर, उसका एग्जामिनेशन कब हुआ है, उसका डेट, उसके बाद में जब भी एग्जामिनेशन हो चुके हैं तो एग्जामिनेशन कब हुए उसकी डेट, और उसके जो रिजल्ट आ चुके हैं वो रिजल्ट फॉर्म 13 में, या फिर जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसके डिटेल रिपोर्ट और उसके जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स हैं ये विद इन 7 डेज नॉर्मली आते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर कॉम्पिटेंट पर्सन से या इंस्पेक्टर से या फिर कोई अगर अथॉरिटी यहाँ से अगर कोई एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन करके जाती है तो हर एक के आपको यहाँ पर जो डिटेल रिकॉर्डिंग है वो रजिस्टर में मेंटेन करने हैं। उसके अलावा जो रिटर्न अगर ऑर्डर होती है या फिर प्रोडक्शन ओरिएंटेड कुछ इशू होता है, एग्जामिनेशन होती है, ये भी आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। अगर कोई एम्प्लॉय भी कुछ आपको बताता है तो वहां पर भी आपको ध्यान देना है, और उसके बेसिस पे आपको प्रेशर वेसल का टेस्टिंग या इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट्स आते हैं यहाँ पर, कोई रिपोर्ट्स आते हैं या फिर ये जो रजिस्टर्ड है, ये रेगुलरली आपको मेंटेन करना है, और उसके जो भी आउटपुट्स आते हैं वो आउटपुट्स के ओरिएंटेड भी आपको सजेशंस लेके करेक्टिव एक्शंस भी लेना जरूरी होता है। उसके अलावा है और सब रूल 8 जो चीफ इंस्पेक्टर के बारे में है। तो यहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर पे डिपेंड होगा कि अगर आपको यहाँ पे कोई एग्जाम्शन मिलने के चांसेस है प्रेशर प्लांट या प्रेशर वेसल्स को, तो वो जो भी रेफरेंसेस है, लीगल गाइडलाइंस है, उसके बेसिस पे वो एग्जाम्शंस भी दे सकता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्शंस की बात की थी कि अगर यहाँ पे कोई जो प्रोसेस प्लांट है उसमें अगर वो एज अ पार्ट प्रेशर वेसल का यूज होता है, कम टाइम के लिए यूज होता है और डायरेक्टली कंज्यूम हो जाता है, तो वो भी एग्जाम्पशन हो सकता है। तो इसमें कुछ कंडीशंस दी है कि यहाँ पर ये कंडीशंस के बेसिस पे आपको एग्जाम्पशन भी मिल सकता है। तो जैसे कि अगर वेसल यहाँ पर इंटरनल ऑपरेटिंग प्रेशर नॉट एक्सीडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, तो ये भी एक कंडीशन है। दूसरा है स्टीम बॉयलर, तो यहाँ पर स्टीम रीड पाइप्स या जो फिटिंग्स होते हैं उसके वो एक्चुअली IBR एक्ट 1923 में चले जाते हैं, इसलिए इसको भी एग्जम्पशन मिल सकता है। जो मेटल बॉटल्स हो सकती है, सिलेंडर्स हो सकते हैं जो स्टोरेज के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, तो जिसमें अगर आप कॉम्प्रेस्ड गैसेस या लिक्विड्स यूज कर रहे हैं और वो अगर प्रेशर जो भी मेंटेन होता है मेटल बॉटल्स में या सिलेंडर्स में, तो वो अगर गैस सिलेंडर रूल के लिए एप्लीकेबल होगा तो वो गैस सिलेंडर रूल यहाँ पर 1981 का एप्लीकेबल होगा। अगर वो एक्सप्लोसिव कैटेगरी में आता है तो वहां पर इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पर भी उसको एग्जम्पशन मिल सकता है। जो वेसल्स का इंटरनल प्रेशर जो है तो ये टोटली स्टैटिक हेड ऑफ लिक्विड के इक्विवेलेंट होगा, तो वो भी एग्जम्पशन में हो सकता है। वर्किंग सिलेंडर्स या केसिंग्स जो होती है मशीनरीज की, तो अगर वो पंपिंग सेट या कंप्रेसर्स या प्राइम मूवर्स रिलेटेड होकर होंगी तो वहां पर भी एग्जम्पशन मिल सकता है। अगर आपका ये न्यूक्लियर एनर्जी का एप्लीकेशन होगा तो ये वेसल को भी यहाँ पर प्रेशर वेसल
कंसिडर ना होते हुए MFR 1963 से एग्जम्पशन मिल सकता है। लेकिन ये सभी कंडीशंस, क्रॉस वेरिफिकेशंस ये चीफ इंस्पेक्टर तय करेगा कि यहाँ पर इनको एग्जम्पशंस देना है या नहीं। तो ये अलग अलग कंडीशंस थी MFR 1963 में रूल नंबर 65 के अंडर, जहां पर आपको प्रेशर वेसल्स के सेफ्टी मेजर्स के अलग अलग गाइडलाइन दी चुकी है। धन्यवाद।